आमदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आज मार्च की 2 तारीख है, सन 2023 है और हस्बे वादा आपके सामने हम हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। नाज़रीन मोहतरम, आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारी हद्दुल इम्कान ये कोशिश रहती है कि आपसे जब गुफ्तगू करे तो आपके साथ बातों में खबर बताई जाए, खबर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से हो, खबर जिसका ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से हो, या खबर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्च इंजन पर डेवलप होती हो या सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा जिसको ट्रेंड किया जाता हो, वो खबर हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। खबर सिर्फ खबर तक ही नहीं बल्कि खबर तह तक लाते हैं आपके सामने और आपके सामने पल पल का अपडेट भी रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक आज भी आप अपना साथ देंगे और साथ देने के लिए याद रखिएगा, टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक की 2 पेज पर हम वक्तन फवक्तन आपके साथ अपडेट करते रहते हैं और एक पेज पर बराह रास्त नशरियात भी चल रही है। फिर यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर जरूर आइएगा, जहां पर 3 जुबानों में आप लगातार खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं। न सिर्फ खबर देखते और पढ़ते हैं बल्कि खबरों पर तजिया भी आप कर सकते हैं और वो तजिया हम तक आप पहुंचा सकते हैं। तो जरूर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आइएगा, जहां पर अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में आप खबरें देखेंगे। तो जनाब, ये सारे राब्ते हैं जी आपके और हमारे बीच रिश्ते को और मजबूत करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आप इस ट्रांसमिशन को देखते हैं ये बरकरार रहेगा और हमारी कोताहियों को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम तक उन्हें पहुंचाएंगे ताकि हम उसे मजीद बेहतर बनाएं और आपकी आराओं के मुताबिक प्रोग्रामों को तरतीब दिया जाए। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज और आते हैं अपने पहले पड़ाव पर। पहले पड़ाव पर जब आते हैं तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज 3 तारीख है, 2 तारीख है आज मार्च की। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। फटाफट से गौहर कुछ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे तारीख के पन्नों को पलटने से और देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ आज तहरीर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम में आज बात करेंगे यानी कि तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 2 मार्च है और मुल्क और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है, बाकात हैं जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज 2 मार्च 1867 में अमरीकी कांग्रेस ने महकमे तालीम तश्कील दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1910 में वाशिंगटन में बर्फानी तूफान में 2 ट्रेनें आपस में टकराई जिसके नतीजे में 118 अफराद हलाक हुए। और आज ही के दिन 1938 में यानी कि 2 मार्च साल 1938 में लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और आज ही के दिन साल 1940 में यानी कि 2 मार्च साल 1940 में सोवियत फौजों ने फिनलैंड के जजीरा टोपोरा को फतह किया है। और आज ही के दिन 2 मार्च साल 1945 में अमरीकी 8वीं फिजाइया ने ड्रिडसन पर बमबारी की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 2 मार्च साल 1967 में अमेरिका ने नेवाडा टेस्ट साइट पर जौहरी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन 2 मार्च साल 1992 में उज्बेकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत हुई है। और आज ही के दिन साल 2004 में पाकिस्तान के शहर कोयटा में एक मस्जिद पर हमला हुआ, धमाका हुआ जिसके नतीजे में 54 अफराद हलाक जबकि 100 के करीब जख्मी हुए थे। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात। आज 2 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात थे, वाक़यात थे जो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और सबसे पहले मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज आपके लिए अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो श्रीनगर, जम्मू, कौमी शहरा या पहाड़ी इलाकों की ओर रवा दवा रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से और महकमे मौसमियात की तरफ से क्या पेशन गोइयाँ की गई है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज बाद दोपहर तक मतला बरालूद रह सकता है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का इम्कान हो सकता है। इसके साथ साथ जब ये सिलसिला चलेगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने कश्मीर सूबे के 2 इलाकों के लिए वार्निंग भी जारी कर दी है और ये कह दिया कि दरमियाना दर्जे का खतरा है जी, मीडियम
डेंजर ये जो एवलांच हिट हो सकता है नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और नॉर्थ कश्मीर के जो ज़िला बांडीपोरा है उसके लिए ये बात सामने रखी गई है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का माहौल जो है वो बन सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान। जहाँ एक तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट ने एवलांच की वार्निंग दी है, वहीं पर महकमे मौसमियात का मानना है कि आज बाद सपहर से मौसम का मिजाज बेहतर होगा। कल आपको याद होगा कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी गुलमर्ग के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। पहलगाम के पहाड़ी इलाकों के अंदर भी हल्की बर्फबारी जो थी वो सुबह सुबह देखने को मिली थी, और मैदानी इलाकों में भी दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जो था वो वक्फे वक्फे से जारी था। ताहम आज बाद सपहर से मौसम का मिजाज बेहतर होगा, और फिर 3 दिन तक आप आने वाले 3 दिनों में मौसम का मिजाज और ज़्यादा बेहतर देखेंगे। श्रीनगर के अंदर कल 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ पहलगाम के अंदर 0.7 मिलीमीटर, कुपवारा के अंदर 2.1 मिलीमीटर, और जम्मू के बालाई इलाके जिनमें बानिहाल और रामबन का इलाका है वहां पर 1.2 मिलीमीटर, भद्रवाह के अंदर 1.1 और गुलमर्ग के अंदर 5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ये महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दिया गया। तो फिलहाल अब आप थोड़ा इत्मीनान कीजिएगा, क्योंकि मौसम का मिजाज बेहतर होगा, और इस तरीके से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है वो यही है कि गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। ये थी जनाब मौसम की जानकारी, लेकिन आते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर। और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से डेवलप हो रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 1990 से मतलूब तरीन कमांडर मुश्ताक जरगर के घर पर दस्तक दी है, और मुश्ताक जरगर की जायदाद को जब्त करने का नोटिस उनके गेट पर चस्पा कर दिया गया है। मुश्ताक जरगर अल उमर मुजाहिदीन के कमांडर इन चीफ रहे हैं, और 1990 में मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में मुश्ताक जरगर का एक बड़ा रोल माना जाता है। गुज़श्ता दिनों जब UAPA कानून का इतलाक हुआ तो उसके बाद मुश्ताक जरगर को डेजिग्नेटेड मिलिटेंट की फहरिस्त में डाला गया, और उसके फौरन बाद आज कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाई की है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके गेट के पास कौमी तहकीकाती एजेंसी ने नोटिस चस्पा की, और ये जो ग्रीन कलर का मकान आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये मुश्ताक जरगर का मकान है, और आज कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त सील करने की बात सामने रखी है। अलल सबा नौहट्टा श्रीनगर का इलाका है, जहां पर CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफराद पहुंचे, और उन्होंने इस मकान को आइडेंटिफाई किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पूरी खंगाल के बाद जब ये पूरा हुआ तो उसके फौरन बाद इस मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए यह साफ कर दिया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के लिए अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जगह नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि कई मिलिटेंट कमांडरों के घरों पर और उनके इमलाक को भी इसी तरीके से सील किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को सील किया गया था, और आज डाउनटाउन श्रीनगर जो सबसे हाइपर सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जामिया मस्जिद का एरिया, वहां पर सुबह सुबह कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफराद पहुंचे, वहां पर सुबह सुबह NIA की टीम पहुंची, CRPF, रेवेन्यू महकमे के अमला पहुंचा, और उसके फौरन बाद उन्होंने वहां पर उसे सील लगाकर यह साफ कर दिया कि इसको अब न कोई बेच सकता है, न कोई खरीद सकता है, और ना ही कोई रिनोवेशन इसमें हो सकती है। नोटिस चस्पा पूरे फ्रेम पर नोटिस को दिखाइएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज सुबह ही NIA की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां उनके हमरा पुलिस और CRPF एहलकार भी मौजूद थे, और मुश्ताक जरगर के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक नोटिस चस्पा की है, और इसके साथ ही उनकी जायदाद जो है वो जब्त की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नोटिस पे ये भी लिखा है कि ना ही इस घर को कोई ख़रीद सकता है, और ना ही ये फ़रोख्त हो सकता है, और ना ही इसकी कोई मरम्मत कर सकता है। इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि मुश्ताक जरगर जो कंधार जो हवाई जहाज़ का हाईजैक मामला उसमें उससे रिहा किया गया था, वो मामला उस मामले को लेकर, लेकिन इस वक्त जो मुश्ताक जरगर हैं वो सरहद के उस पार हैं, ये NIA की टीम की जानिब से कहा गया है। अच्छा जी, कंधार मामले को जो हाईजैक वाला मामला था जी, कंधार जो IC 814 हुआ था 1990 में,
اور اس کے بعد قندھار اس جواز کو لیا گیا تھا، واجپئی صاحب کی حکومت تھی یہاں پر، اور بعد میں وہ ساری ریلیز ہوئے تھے، 2-4 لوگ اس میں ہوتے، اس میں مشتاق زرگر بھی تھے، المعروف لٹرم. اور 1999 کے بعد اگر آپ حساب کریں گے تو تقریباً 23 سال بعد سرکار نے کارروائی کی ہے. اور جب وہ اریسٹ ہوئے تھے پہلی بار تو تقریباً 31 سال بعد، یعنی اریسٹ پہلے ہوئے تھے، اس کے بعد قندھار میں وہ ریلیز ہوئے تو کل ملا کر 31 سال کے بعد العمر مجاہدین کے فاؤنڈر چیف مشتاق زرگر، المعروف لٹرم، جو ربیہ سعید کڈنیپنگ معاملے اور دیگر چیزوں میں بھی ان کا نام کافی زیادہ تھا، تو اس پورے معاملے میں جی اب باضابطہ طور پر کارروائی ہوئی ہے. اور یہ کارروائی آج قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے کی گئی ہے. ڈاؤن ٹاؤن سری نگر نوہٹا کا علاقہ ہے جہاں پر مشتاق زرگر جو فرنٹ لائن ملیٹنٹ کمانڈر میں مانے جاتے ہیں ان کی رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا ہے. اور یہ پوری کارروائی جب ہوئی تو پورے علاقے کے اندر امن قانون برقرار رہا. یہ بات بڑی امپورٹنٹلی آپ کو بتانی پڑے گی کیونکہ یہ کون سا ایریا ہے جی؟ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا. پھر ڈاؤن ٹاؤن کا کون سا اسپیسیفک ہاٹ زون ایریا جسے مانا جا رہا ہے؟ جامعہ مسجد والا ایریا، انٹیریئر ایریا، جہاں شاید ماضی میں اس طریقے کی کارروائی ہونا بہت زیادہ مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا. لیکن آج قومی تحقیقاتی ایجنسی وہاں پہنچی ہے، انہوں نے نوٹس چسپاں کی ہے بورڈ پر اور صاف کر دیا ہے کہ جناب آنے والے دنوں میں مزید کارروائیاں ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 198 کے قریب ملیٹنٹ کمانڈروں کی لسٹیں تشکیل دے دی گئی ہے جنہیں ڈیزگنیٹڈ ملیٹنٹس قرار دیا گیا ہے اور ان کی پراپرٹیوں کو سیل کیا جائے گا. اور اب یہ کارروائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. تھوڑی دیر پہلے جو مقامی لوگ وہاں پر ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ مشتاق زرگر کی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن حکومتی ذرائع سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ریونیو محکمے کی تمام تر جو فارمیلٹیز تھی وہ پوری کی گئی اور اس کے بعد ہی یہ نوٹس اٹیچمنٹ کا چسپاں کیا گیا مشتاق زرگر المعروف لٹرم کی رہائش گاہ نوہٹا سری نگر کے اندر. تو چلیے ناظرین، یہ تھی این آئی کی جانب سے کارروائی آج صبح ہی سری نگر کے اندر. بڑھتے آگے بات کریں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی. جہاں ناظرین، ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کل تمل ناڈو کے اندر ایک بیان جاری کیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے جو اپوزیشن کے بارے میں انہوں نے کہا، ساتھ ہی ساتھ کانگریس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر سال 2024 کے الیکشن جیتنے ہیں تو متحد ہونا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اگر وہ متحد ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایم کے اسٹالن جن کا کل برتھ ڈے تھا اس پارٹی میں فاروق عبداللہ، اور جب وہ پارٹی ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایم کے اسٹالن ایک وزیر اعظم کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بڑا بیان، اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب 2024 کی چناؤ کی تیاریوں میں لگ بھگ سبھی پارٹیاں جڑ چکی ہیں. اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 2024 کے چناؤ سے پہلے ہی اپنا رنگ صاف کر دیا ہے کہ کانگریس کسی بھی طریقے سے اتحاد کے اندر اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پر وزیر اعظم کا عہدہ انہیں دیا جا سکے. اس لیے سبھی جماعتوں کو مل کر اپنا رول نبھانا ہوگا. لیکن ایک ضمنی سوال کے جواب میں انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ ایم کے اسٹالن جو تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں وہ قومی محاذ پر آ کر ملک کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کا بڑا بیان، اور یہ بیان ساؤتھ میں آیا ہے جب ڈی ایم کے ٹاپ لیڈر اور تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن کی طرف سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ملک کے کئی قداور شخصیتوں کو طلب کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی. اور اسی میں اخبار نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ملک کی حالات پر بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے جہاں کانگریس کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وزیر اعظم بنوانے یا بننے کے خواب ذرا دور کے ہیں، دور کے ڈول سہانے نظر آتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس اتحاد کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی اتحاد کے باہر جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کو یکساں ایک ہو کر کام کرنا ہوگا. لیکن قیادت کانگریس کے ہاتھ میں جائے یہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ایم کے اسٹالن بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو بہشتی وزیر اعظم کے طور پر آ سکتی ہے کیونکہ ان کے والد اور ان کی پارٹی کا بھی ایک بڑا رول ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے. فاروق عبداللہ نے کن الفاظ کا استعمال کانگریس کے لیے کیا، حالات کے لیے کیا اور اسٹالن کے لیے کیا، فٹافٹ سے آپ کو سنواتے ہیں. I think Stalin
and the DMK have done very well to see that the unity of the nation, because our India is unity in diversity. If you protect diversity, we will protect unity. And that is why I think from Kashmir to Kanyakumari, they are trying to unite India. And that is great victory. I hope it will further strengthen, and I hope other leaders will also think in the same terms, and we have a happy nation. Sir, has CM Stalin become the linchpin in bringing the opposition together now? I think so. I think he has started, and I pray to God that he helps him further to strengthen this nation. Is the opposition ready to come behind him together? Why not? Well, you know, they say good beginning is a good thing, and it's a good beginning. On the question of Prime Ministerial candidate, what is your decision? You see, when we all unite and we win the election, it will be at that time that they will decide who is the best man to lead this nation and to unite this nation together. What are the chances for CM Stalin to become a PM? Okay, why not? Why can't he? कौमी इत्तेहाद और अगले वजीर अजम के हवाले से आप देख रहे थे, कांग्रेस के कीमे में कहीं ना कहीं हलचल इससे ज़रूर पैदा हुई होगी। इधर कांग्रेस राय का मानना कि तीसरे महाज को बनाने की ज़रूरत नहीं, और अगर इस तरीके से महाज बनाए गए तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो बहरहाल बढ़ते हैं जी आगे। ये तो आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और सब बंदी और सियासी महाज को गर्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या कुछ होगा अभी इस पर कोई भी हतमी राय देना मुश्किल है। ताहम बातें और बयानों से सियासत को गर्म रखने की कोशिश की जा रही हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड को, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया था और उस जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड पर ताला चढ़ाकर उसको डिसबैंड करने की कोशिश की थी। वहीं पर अब इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और जरा के मुताबिक खबर यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर ग्लोबल बिड JKCL के लिए मांगा है, यानी बोली है जी इंटरनेशनल लेवल पर इनवाइट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इनवाइट किया है ग्लोबल टेंडर जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड के लिए, और गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है जी, इससे मजीद फायदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिलेगा। लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, सरमायाकारी को, बैरूनी सरमायाकारी और इस तरीके का, वो जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, और इस तरीके से एक और इदारा जो है वो इस वक्त अब ग्लोबल टेंडर की नजर चल गया है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होगी जी, 100% इक्विटी जो बताई जा रही है अभी तक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, और डेडलाइन इसमें 17 मार्च का दे दिया गया है, यानी 17 मार्च आखिरी तारीख है बोली कि जब तक आपने, जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड को खरीदना होगा तो उन्होंने वहां पर जनाब 17 मार्च तक ये कार्रवाई पूरी करनी होगी, दफ्तरी कार्रवाइयां पूरी करनी होगी, और उसके बाद सरकार वो बिड खोलेगी और देखेगी किसके नाम पर ये चलेगा। जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड JKCL जो है जी, ये कंपनी बनाई गई थी 1975 में कंपनीज एक्ट के तहत, और सरकार गवर्न इसको कर रही थी कंपनी को, और तकरीबन काफ़ी देर तक ये बेहतर भी चली। बीच में इसने टर्न डाउन किया, फिर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरकार का मानना था कि जनाब कंपनी चली नहीं, और सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है, मरकज़ की तरफ से भी कहा जा रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की अब नई तारीख रकम होने जा रही है, और सीमेंट्स लिमिटेड के लिए ग्लोबल बिड फॉर सेल ऑफ JKCL ये जनाब कर दिया गया है, ग्लोबल बिल बेचने के लिए जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड को, और गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। 17 मार्च इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान की आखिरी तारीख है, लेकिन याद रखिएगा जब आप सीमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं तो इसी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड जहां पर फैक्ट्री बनाई गई थी, इसी फैक्ट्री के आसपास में प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कंपनियां बनी जो बिल्कुल इससे छोटी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने सरकार के प्लान को शिकस्त दी, और वो आज बड़ी कंपनियों के तौर पर वहां पर उभर कर सामने आई है और बड़ा बेहतर काम कर रही है। मार्केट भी सीमेंट का बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसको चलाने में नाकाम हुई है, एक बड़ा सवाल है। साबिक वाइस चेयरमैन जो जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड के, उनका मानना था कि
ان کے ٹینیئر میں اس کو بہتر بنایا گیا تھا اور سرکار کو ڈیویڈنڈ بھی دیا گیا تھا، لیکن اگر سرکار ہوش کے ناخن لیتی تو یہ اثاثہ بچ جاتا، لیکن جس طریقے سے سرکار نے بے حسی کا اظہار کیا اور انتظامیہ نے اس پر سیاست کی، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اب مکمل طور پر JKCL کو بیچنے کی بات ہوئی ہے اور آفیشیل بڈ ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے جناب بیڈنگ کی بات۔ اب آتے ہیں فٹافٹ سے، چلیے جناب فیصل ہمارے ساتھ ہے، فیصل ریاض ہے میرے ساتھ، اس پوری خبر پر ذرا مزید بات گفتگو کریں گے۔ فیصل ذرا اپڈیٹ کیجئے گا، یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے JKCL کو گلوبلی بڈ کر دیا گیا ہے اور 17 مارچ کی تاریخ دے دی گئی ہے، مزید کیا کچھ آپ کو حکومتی ذرائع سے خبر سامنے آ رہی ہے اور کتنی تصدیق اس خبر میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم JK سیمنٹس کی بات کرتے تو یہ ایک مجازانہ کارپوریشن تھی جموں کشمیر کی، جو کہ قریباً 60 کروڑ روپے کی جو ایتھورائزڈ کیپٹل ہے اس کے بنا بیس پہ بنایا تھا، اور 1956 انڈسٹریز ایکٹ کے تحت اس کو 1982 میں سٹارٹ کیا گیا تھا، اور ایک یونٹ کھیو میں سٹارٹ کیا تھا۔ کھیو میں اس لیے سٹارٹ کیا گیا تھا وہاں پہ جو لائم سٹون کے جو ذخائر وہاں پہ موجود تھے تاکہ ان کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر 2010 میں یہاں پہ ایک اور یونٹ بنایا گیا اور ایک یونٹ 2015 میں ساما میں بنایا گیا، لیکن جس طریقے سے پھر پرائیویٹ کمپنیز یہاں پہ آئے، پرائیویٹ سیمنٹ کمپنیز آئے، انہوں نے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ترقی کی دن بہ دن، لیکن جو JK سیمنٹس ہے دن بہ دن خسارے میں آتا رہا، کیونکہ جو یہاں کے ڈیولپمنٹ ورکر، لوکل ڈیولپمنٹ ورکر ہو رہے تھے، اس میں زیادہ تر جو ہے اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک مونوپولی تھی، زیادہ تر یہ JK سیمنٹ اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسے پھر نئی کمپنیز آئے، لوگوں نے کیا کہ جو باقی سیمنٹ کمپنیز ہیں ان کو لیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ جو JK سیمنٹ ہے یہ دن بہ دن خسارے میں چلا گیا اور کافی زیادہ پرابلم اس میں بھی آ گئی، لیکن سرکار نے بھی اس طریقے کے ٹھوس اقدام اس کے حوالے سے نہیں اٹھائے، نہ ہی کوئی ایسی اتھارٹی اس پہ بٹھائی گئی تاکہ یہ جو ہے ریوائیو ہو سکے۔ اب سرکار نے فیصلہ لیا کہ ہم اس کی بولی لگائیں گے، اس کے لیے 17 مارچ کا ٹائم دیا ہے، 17 مارچ تک سارے جو ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہے وہ فل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی بڈ ہوگی اور جو کی بڈ میں کامیاب ہوگا وہی ملے گا۔ اور اس پر ایک خاص بات یہ بھی لاسٹ پہ دی گئی ہے کہ جو جس کو بھی حوالے کیا جائے گا یا جو بھی اس کا ہائیسٹ بڈر ہوگا اس کو ساری کلیئرنس جموں کشمیر سرکار کی طرف سے دی جائے گی، چاہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو، مائننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں، تو جو بھی وہ رقم دے گا اس کو ساری جو کلیئرنس جموں کشمیر سرکار دے گی، اس کو کسی طرح کی کوئی انکنوینئنس نہیں ہوگی۔ یعنی آپ ایک بار پھر سے دیکھیں کہ جو ایک اپنی کارپوریشن تھی جموں کشمیر سرکار کی، آپ دیکھیں گورنمنٹ رن کارپوریشن، گورنمنٹ رن ڈپارٹمنٹ، اس کو نہیں چلا پایا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں سرکار کی بھی ناکامی ہے، اور ابھی تک جو اس JK سیمنٹ کارپوریشن کو چلاتے تھے مجھے لگتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپیٹنٹ نہیں تھے کہ اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ جیسے جب ایک پرائیویٹ کمپنی جس کے پاس ریسورسز کم ہے وہ پھل پھول سکتی ہے، وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہو، جموں کشمیر کی گورنمنٹ کی جو اپنا اثاثہ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بڑا سوال ہے اتھارٹی پر کہ کیوں آپ کے ہزاروں ریسورسز ہونے کے باوجود بھی آپ اپنا ادارہ نہیں چلا پا رہے، تو کہیں نہ کہیں یہ ناکامی ہو سکتی ہے سرکار کی۔ بہت شکریہ جی فیصل ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ فی الحال اب گلوبل ڈیسٹینیشن پلان کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا اور 17 مارچ آخری تاریخ ہے بولی لگانے کی۔ بڑھتے ہیں جی آگے، بات ذرا پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے کرتے ہیں، جہاں پر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار چمے گوئیاں چل رہی ہیں اور سرکار لگاتار ہر دن اپنا بیان دے رہی ہے۔ وہیں پر جموں کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس کے معاملے پر ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں اور کاؤنسل ٹیکس پر قرارداد پیش کریں گی، ٹیکس کے حق میں قرارداد پیش کریں گی، کیونکہ سرکار کی وضاحت کے بعد کہ صرف 40% آبادی کو پراپرٹی ٹیکس دینا ہوگا، اس کے بعد اور جس طریقے کی وضاحتیں سامنے آئی ہیں اس کے فوراً بعد اب یہ من بن رہا ہے کہ میونسپل کمیٹیاں اور میونسپل کارپوریشنز جو ہیں وہ قراردادیں پیش کریں گی اور سرکار کی اس فیصلے کی تائید کرے گی جو فیصلہ پراپرٹی ٹیکس کو لیا گیا ہے۔ اور سب کی نظریں جو ہیں جی وہ اس وقت سری نگر میونسپل کارپوریشن اور جموں میونسپل کارپوریشن پر لگی ہیں، جو سب سے بڑے دو ادارے ہیں، کہ کیا قراردادیں یہاں پر منظور با اتفاق رائے ہوں گی یا ہنگامے کے بیچ سرکار نے اپنا وپ چلا کر اس کو پاس کروانا ہوگا۔ کیونکہ خبر یہ ہے کہ سری نگر کے اندر پچھلے کافی مہینوں سے کوئی بھی اجلاس نہیں بلایا گیا ہے، تاہم ممبروں کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں میئر سری نگر میونسپل کارپوریشن سے درخواست کی گئی ہے کہ اس
पूरे मामले पर एक इजलास को तलब किया जाए ताकि इस पर गुफ्तगू हो सके। इधर जम्मू के अंदर भी कॉरपोरेशन का इजलास बुलाने की तैयारियां हैं और जब श्रीनगर और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये क्लियर होगा तो उसके फौरन बाद आप मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर भी इजलास देखेंगे जहां पर इस बिल को मंजूरी मिल सकती है। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि तकरीबन 5.20 लाख घर रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, उनमें भी 40% ऐसे हैं जी जो एग्जेम्प्ट किए गए हैं, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ताहम कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से, जब हम प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात करते हैं तो सूबाई इंतजामिया के जिम्मेदारों की तरफ से भी इस बात की यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो पिछले 2-3 दिनों से सिविल सोसाइटी, वुकला, चैम्बर और दीगर लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, उसके मौसर नताइज निकलना शुरू हो गए हैं और जो कॉर्पोरेटर्स को खदशात था वो खदशे भी दूर हो रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर श्रीनगर और जम्मू समेत तमाम म्युनिसिपल कमेटियां और काउंसिलों के अंदर हुकूमत के हक में करारदादें पेश होंगी, जिसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज मुकम्मल तौर पर 31 तारीख से नाफिजुल अमल होगा। यानी इस महीने की आखिर तक ये कोशिशें मुकम्मल की जाएंगी। सरकारी तौर पर जो रिकॉर्ड्स बनवाने वो बनवाए जाएंगे और करारदादें मंजूर होनी है और उसके फौरन बाद 1 अप्रैल से इस कानून का निफाज जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है वो हो जाएगा। और इस सिलसिले में सूबाई इंतजामिया कश्मीर, सूबाई इंतजामिया जम्मू पहले ही मुतहरिक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स के साथ राब्ते में सरकारी नुमाइंदे हैं, काउंसिल के जिम्मेदारों के साथ राब्ते में सरकार है और मसवदे करारदाद किस तरीके का रखा जाएगा उस पर भी तकरीबन हामी जो है वो बदली गई है और बहुत जल्द ये करारदादें अब कमेटियों और काउंसिलों के अंदर देखे जाएंगे। बड़ी बात यहां पर यह होगी कि जब ये करारदादें पेश की जाएंगी तो पार्टियों का मौक़िफ़ उस वक्त क्या होगा। स्पेशली आपको याद होगा कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अंदर धरना देने की कोशिश की, अपने भवन से वो बाहर आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस से वो बाहर आने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोका। वहीं पर पीडीपी की तरफ से श्रीनगर और जम्मू के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। चैम्बर को भी खदशात है, ट्रेडर्स को भी खदशात है, लेकिन इन खदशात के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर भी जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात रख रहे हैं। और कल उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि चंद लोग ऐसे हैं जो सरकार के अंदर रहे हैं या पॉलिटिक्स के अंदर रहे हैं और उन्होंने अपनी इतनी प्रॉपर्टियां और इतनी जायदादें बनाई हैं जो 7 पुश्तें उनकी खाएं, इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं और उन्हें ये डर है कि अगर टैक्स देना पड़ा तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जिसके बाद उन काले करतूतों से पर्दा उठेगा जिन पर अभी भी पर्दा है। तब उन्होंने साफ किया कि इंतजामिया आने वाले दिनों में कार्रवाई को जारी रखेगी, यानी एक तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ से टैक्स पर भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल बड़ी खबर हमने आपको बता दिया कि चंद दिनों के अंदर अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का इजलास होगा जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर टैक्स के हक में करारदादें पेश होंगी, हंगामे के बीच वो मंजूर भी होंगी। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आला तालीम का हाल क्या है यूनिवर्सिटीज के अंदर, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दाखिला वजारत की टीम क्या कुछ कर रही है उस पर भी बात करेंगे। और डिवीजन बेंच ने साबिका एमएलएज, एमपीज और सिक्योरिटी कवर वाले लोगों के लिए क्या बात कही है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।